हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने भारतीय समाज में होने वाले नए विचारों के बारे में आपने पढ़ा था, जिसमें दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय ने किस प्रकार से भारत में अमानवीय प्रथाओं को बंद करने में या उसके विरोध में लोगों के जागरूकता लाने के लिए प्रयत्न किए थे। इसमें आगे देखते हैं। दीदी ने आगे कहा, दयानंद सरस्वती ने भी बाल विवाह, कन्या वध आदि प्रथाओं का विरोध किया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह और नारी शिक्षा का भी समर्थन किया था। लेकिन विधवाओं को दोबारा विवाह कैसे संभव हो सका, अंजलि ने पूछा। तब दीदी ने बताया कि बच्चों, उस समय बंगाल में ईश्वरचंद्र विद्यासागर नामक समाज सुधारक हुए। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। इनके इस आंदोलन को बंगाल में व्यापक समर्थन मिला। इसके अलावा महाराष्ट्र के पंडित विष्णु शास्त्री ने स्वयं एक विधवा से विवाह कर समाज में उदाहरण प्रस्तुत किया। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने रूढ़िवादियों के विरोध के बावजूद अपनी विधवा बेटी का पुनः विवाह करवाया। महादेव गोविंद रानाडे ने भी समर्थन किया और आंध्र प्रदेश में भी वीरेशलिंगम द्वारा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया गया। परिणाम स्वरूप सन 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून लागू हो गया। विधवा पुनर्विवाह विधवा जिन महिलाओं के पति का देहांत हो जाता है, ऐसी महिलाओं को उस समय समाज में दोबारा विवाह करने का प्रचलन नहीं था और इसे एक बुरी प्रथा माना जाता था कि विधवाओं का दोबारा विवाह किया जाए। कुछ रूढ़िवादी लोग इसके विरोध में थे, लेकिन हमारे देश के कुछ समाज सुधारकों ने इसके विरोध में अनेक प्रयत्न किए और अंततः इस बुराई को अंत करने में वे सफल हो सके। सबसे पहला काम उसमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किया, जिन्होंने अपने जीवन का सारा समय इस बुराई को दूर करने के लिए किया। लोगों का प्रचार प्रसार किया कि एक स्त्री के पति अगर मर जाता है, उसमें उस स्त्री का क्या दोष है, क्या उसे दोबारा जीवन जीने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। ऐसी स्थिति में ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने इन विचारों का प्रचार प्रसार किया और इसके साथ ही अन्य लोगों ने भी इसका समर्थन किया। बंगाल में, विशेषकर बंगाल में इस विचार को और इस आंदोलन को व्यापक समर्थन मिला। इसके अलावा महाराष्ट्र के पंडित विष्णु शास्त्री ने स्वयं एक विधवा से विवाह किया और उदाहरण प्रस्तुत किया समाज में। इसके अलावा रामकृष्ण भंडारकर, गोपाल भंडारकर ने सभी रूढ़िवादी लोगों के विचारों का विरोध करते हुए अपनी विधवा बेटी का पुनः विवाह करवाया। इसके अलावा गोविंद रानाडे ने भी इसका समर्थन किया और आंध्र प्रदेश में वीरेशलिंगम ने भी विधवा पुनर्विवाह के लिए का समर्थन किया। इस प्रकार अनेक प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून जो है लागू हो गया। अब अवंतिका ने पूछा, दीदी बताइए कि बाल विवाह, बहुविवाह तथा दहेज प्रथाओं का विरोध कैसे व्यापक हुआ हो। दीदी ने बताया कि केशव चंद्र सेन, ईश्वरचंद्र विद्यासागर आदि बाल विवाह प्रथा के दोषों के बारे में लोगों को समझाया। बहराम जी मालाबारी ने विवाह के लिए लड़के लड़कियों की न्यूनतम आयु निश्चित करने की मांग की। अंततः सन 1929 में शारदा एक्ट द्वारा बाल विवाह प्रथा का सुधार हुआ। इसके अनुसार विवाह के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष निश्चित की गई, जिसे आज़ादी के बाद लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया। इस प्रकार जन जागरण एवं शिक्षा के प्रभाव से बहुविवाह एवं कन्या वध प्रथाएं भी समाप्त होने लगी। साथ ही दहेज प्रथा का
भी विरोध होने लगा। इन कुप्रथाओं को पूरी तरह समाप्त करने के लिए आज भी पर्याप्त जन जागरण की और शिक्षा की जरूरत है। बच्चों, मैंने आप लोग को पिछले वीडियोस में बताया था कि हमारे देश में पुरातन समय में अनेक रूढ़िवादी लोग थे जो कि इन अनेक बुराइयों को वे अपने साथ बांधे रखना चाहते थे, उसे छोड़ना भी नहीं चाहते थे। समाज में प्रगति के लिए वे उन्हें प्रयत्नशील करने के लिए देश से हमारे देश के अनेक समाज सुधारकों ने कार्य किए। इसमें बाल विवाह जो है, छोटे छोटे बच्चों के विवाह, ज़्यादा उम्र के नहीं, छोटे 6, 7, 8, 10 वर्ष की उम्र के बच्चों को विवाह कर दिया जाता था, जो उनके खेलने कूदने पढ़ने लिखने की उम्र होती थी। ऐसी उम्र में उनका विवाह हो जाना बाल विवाह कहलाता था। बाल विवाह के अनेक दोष थे। क्या होता था? छोटे बच्चों लड़कियों का विवाह बड़े पुरुषों के साथ कर दिया जाता था। कुछ समय बाद पुरुषों की मृत्यु हो जाने के कारण अधिकतर महिलाएं जो हैं वह विधवा हो जाती थी। छोटी उम्र में विवाह करने के कारण वे परिपक्व नहीं होती थी। घर के काम में, पारिवारिक समाज के काम में, कोई भी कार्य में वे परिपक्व नहीं होते थे, तो उन्हें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसलिए ये आवश्यक था कि लड़कियों की आयु जो है, न्यूनतम आयु जो है विवाह के लिए निश्चित की जाए। इसके लिए केशव चंद्र सेन और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बाल विवाह के दोष को लोगों को समझाया और उन्हें जागरूक करने का प्रयत्न किया। बहराम जी मालाबारी ने विवाह के लिए लड़के और लड़कियों की न्यूनतम आयु तय करने की मांग की और बाद में इस प्रकार इसे आयु को 14 वर्ष निश्चित किया गया कि कम से कम 14 वर्ष की आयु की लड़की का विवाह किया जा सकता है, जो कि आज़ादी के बाद 18 वर्ष लड़कियों के लिए और 21 वर्ष लड़कों के लिए निश्चित कर दिया गया था। इसके अलावा बहुविवाह, एक से अधिक लड़कियों के साथ एक पुरुष जो है विवाह कर सकता था, यह भी एक बुरी प्रथा थी। इसके बाद कन्यावध, लड़कियों को जन्म होते ही उन्हें मार दिया जाता था, यह कन्यावध कहलाता था। बहुविवाह, कन्यावध और दहेज प्रथा। दहेज प्रथा का अर्थ था विवाह के समय हम वर पक्ष को कन्या पक्ष द्वारा कुछ उपहार दिए जाते हैं। इस स्वस्थ परंपरा को, ये बहुत अच्छी परंपरा है कि हम अपने कन्या पक्ष वाले वर पक्ष के लोगों को कुछ उपहार स्वेच्छा से देते थे, परंतु लोगों ने इसे गलत तरीके से प्रयोग किया और इसमें मांग की जाने लगी कि हमें विवाह के समय कुछ वस्तुएं चाहिए, बड़ी वस्तुएं, जैसे दहेज में पैसा, गाड़ी या अन्य इस प्रकार की कीमती वस्तुओं की मांग की जाने लगी। इसे ही दहेज प्रथा कहते थे। दहेज, विवाह के समय लड़कियों को कुछ दहेज दिया जाता था, कुछ उपहार दिए जाते थे, लेकिन जब लोगों ने उपहार अपनी पसंद का मांगने लगे और वह आवश्यकता से अधिक मांगने लगे, तब उसे दहेज प्रथा का नाम दिया गया होगा। इन सभी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए अनेक प्रयत्न तो किए गए, किंतु आज वर्तमान में भी इन प्रथाओं को दूर करने के लिए प्रायः जन जागरण की आवश्यकता होती है और शिक्षा की भी जरूरत है। यदि लोग शिक्षित होंगे तो इन बुराइयों को समझेंगे और उनका बंद करने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे। तो आज़ादी के पश्चात हमारे यहाँ महिलाओं की आयु, लड़कियों की आयु विवाह के लिए 18 वर्ष और लड़कों की आयु जो है 21 वर्ष निश्चित कर दी गई, जो कि आज तक हम देख रहे हैं। आज भी इस उम्र की लड़की, 18 वर्ष की लड़की और 21 वर्ष के लड़के की विवाह आयु निश्चित है। इस प्रकार से आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। ओके, बाय।